नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। योर मनी, जहां पर हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर बातचीत करते हैं और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स लेकर आते हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं अपने आज के जानकारों से। आज हमारे साथ हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर, साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। हेमंत सर जो कि सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट के, उनसे हम बातचीत करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर भी। आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए माध्यम बहुत आसान है। आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए यानी 7045220000 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए या फिर ईमेल जो कि है yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके भी सोशल मीडिया के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हेमंत सर के लिए हमने एक नया और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है जो कि आमतौर पे आपको चर्चाओं में बहुत दिखाई पड़ता है, बहुत सुनाई पड़ता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी सिर्फ जानकार ही दे सकते हैं, तो वो हेमंत सर की याद आती है। इसीलिए हमने हेमंत सर को बुलाया इसके लिए। तो हेमंत सर, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्विट का, खास तौर से जो हम रीट्स की बात करते हैं या जो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग असेट क्लास उठाते हैं, तो उसमें एक रीट्स का नाम भी अक्सर चर्चाओं में आता है। रीट इज़ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो जिसके डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेटर होते हैं। सब निवेश करना चाहते हैं बेहतर डिविडेंड के लिए, बेहतर ब्याज के लिए, लेकिन उनको इसके एस्पेक्ट्स नहीं पता, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या टैक्स के बेनिफिट हैं। तो आप ज़रा इस पर पहले खुल के क्लैरिटी दें, कैसे निवेश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किनको निवेश करना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए। जी, आई थिंक सुमित, बिल्कुल आई एग्री करता हूँ। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो मुझे लगता है आगे आने वाले सालों में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। बट ऑब्वियसली इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी हम देखेंगे कि इंटरेस्ट होगा इसके अंदर। तो पहले शुरुआत करते हैं कि जब हम बात करते हैं रीट्स की, तो बेसिकली रीट्स हैं क्या। देखिए, रीट्स जो है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें और रीट्स में काफी सिमिलैरिटी है। एक तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे भी जो स्पॉन्सर होते हैं, ट्रस्टी होते हैं और वहां पे भी एक फंड मैनेजमेंट होती है। उसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है रीट्स में भी है। यही तीनों कंपोनेंट हैं वहां पे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, देखिए वहां पे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करते हैं, पैसा मोबिलाइज करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स का और उसको इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे गोल्ड हो गया या फिर इक्विटी या फिर डेट। और उसी तरीके से जो रीट्स है वहां पे भी पैसा मोबिलाइज होता है मल्टीपल इन्वेस्टर्स से और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अंडरलाइंग जो एसेट्स है, वहां पे थोड़ा फर्क है। वहां पे या तो वो रियल एस्टेट होल्डिंग्स होती है या फिर लोन सिक्योर्ड बाय रियल एस्टेट। ये दो तरह की जो एसेट क्लासेस उसके अंदर होती है वहां पे। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रीट्स के बारे में समझने के लिए। एक तो ये कि रीट्स को कम से कम 80% जो एसेट्स हैं वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और जो 20% है वहां पे उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि चाहे तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में या तो कैश इक्विवेलेंट या तो फिर इक्विटी शेयर्स वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, उनकी जो भी इनकम होती है रीट्स की, उसका 90% जो है उनको अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि उनको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रेगुलर इनकम मिल सके। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जैसा हम देख सकते हैं, मैंने जैसे कहा, स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है इस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। तो हेमंत सर, एक बात बताएं, मैं एक नया निवेशक हूं, मेरे सामने कुछ चुनाव रखने की चीज़ें आती हैं, तो उसमें एक आता है म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार। चलिए शेयर बाजार को किनारे भी रख दूं, तो म्यूचुअल फंड और रीट अगर मेरे सामने रखा है तो मैं रीट का चुनाव क्यों करूं, म्यूचुअल फंड का चुनाव क्यों ना करूं, या अगर रीट को नहीं चुनूं तो क्यों ना चुनूं। आई थिंक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमने कहा कि जो अंडरलाइंग एसेट्स है दोनों में अलग अलग है। अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जहां पे आपको इक्विटी चाहिए, आपको डेट चाहिए, या आप चाहते हैं कुछ हिस्सा कमोडिटी में हो, गोल्ड में हो, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे। काफी बार हमने क्या देखा है कि इन्वेस्टर्स की इच्छा होती है कि चलिए हमने रहने के लिए तो घर खरीद लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, एक तो ये कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का चुनाव करना, दूसरी बात बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर, और फिर जिस तरीके की पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ा लमसम पैसे की जरूरत पड़ती है। और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उसको आप मान लीजिए एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रखते हैं और जब किराए पे देते हैं तो जो रेंटल यील्ड्स है वो 2 या 3% होती है। तो एक तो रेंटल कम होता है, लिक्विडिटी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में जाके पैसे की जरूरत पड़ी, फिर आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर्टी का हिस्सा तो बेच नहीं सकते, आपको पूरा ही बेचना होगा उस समय पे।
अगर आप मान लीजिए डेस्परेट है सेल करने के लिए, तो आपको प्राइस मिलेगा कि नहीं, और उतना पैसा हम अगर रियल एस्टेट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे करें। तो ये एक जो दुविधाएं हैं जो इन्वेस्टर्स की, वो रियल एस्टेट से पूरी होती है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा आप रियल एस्टेट में करें, या आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आपको रेगुलर कुछ इनकम जनरेट हो, जो रीट्स आपके लिए करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 90% इनकम वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज ए इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो उसके लिए वो अच्छा। तो मुझे लगता है ये ऐसा नहीं है कि आपको ये चुनना है कि ये चुनना है, मुझे लगता है दोनों का रोल है आपके, बट डिपेंड करता है कि आपके गोल्स कैसे हैं। आप मान लीजिए वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के जो गोल्स है, रिटायरमेंट और अपने बच्चों की एजुकेशन या घर लेने के लिए एक पर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे रीच का कोई रोल नहीं है। ये तब होगा जब आप, जैसा मैंने कहा, आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में कुछ हिस्सा जाए और बहुत ज्यादा पैसा आपके पास नहीं हो और लिक्विडिटी भी चाहिए और कुछ इनकम जनरेट करनी हो, तब जाके आप रियल एस्टेट। टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो म्यूचुअल फंड की तर्ज पे ही रहता है, ईएलएसएस की तर्ज पे रहता है, या अलग होता है, कैसे रहता है इसका वो? सॉरी, फर्स्ट पार्ट में सुन नहीं सका आपका। मैं इस पूछ रहा हूँ हेमंत सर कि जो इसकी टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है वो किस तरह का होता है, अगर इसको क्या म्यूचुअल फंड की तर्ज पे देखें, ईएलएसएस की तर्ज पे देखें, कैसे देखेंगे इसको? जी जी, देखिए, दो तीन तरीके हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे हमारे देश में अगर हम देखें तो 3 रीट्स हैं और तीनों के तीनों जो है कमर्शियल एस्टेट, रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। अगर हम टैक्सेशन पे आए तो देखिए 2 एस्पेक्ट हैं आपके पास कि आपको जो रिटर्न मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है। एक तो आपको कैपिटल गेन और दूसरा या तो इंटरेस्ट या तो डिविडेंड। अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, अगर आप 36 मंथ्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं, उसके बाद अगर वो उसको बेचते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और वहां पे 1 लाख के ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% टैक्स पे करना है, एग्जैक्टली जैसे आप इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड में करते हैं। अगर आप 3 साल से पहले उसको अगर आप बेचते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जहां पे टैक्सेशन जो है वो 15% है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, एग्जैक्टली जैसे आपको इक्विटी में मिलता है। अब हम बात करते हैं जो आपको इनकम मिलती है, या तो इंटरेस्ट मिलता है या तो डिविडेंड मिलता है। अब इनमें 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से रीट्स को इनकम मिलती है। जो रेंटल इनकम मिलती है जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एन इंटरेस्ट, तो वो टैक्सेबल है आपके लिए। डिविडेंड जो मिलता है बेसिकली वो जो उनकी सब्सिडी होती है या जो स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी जिनको बोलते हैं, उनके किस तरीके का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने ऑप्ट किया है कि हम कंसेशनल रेट पे जाएंगे, तो फिर आपको टैक्स देना होगा। अगर उन्होंने ऐसा ऑप्ट नहीं किया तो फिर आपको हाथ में वो टैक्स फ्री आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो लोन देते हैं एसपीवी को, जो रीपेमेंट होती है, तो उसका जो रीपेमेंट था वो अभी तक क्या हो रहा था कि ना तो वो रीट्स टैक्स पे करते थे ना इन्वेस्टर पे करते थे, और इस बार यूनियन बजट के अंदर उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जो उसको प्लग किया गया है। अब ये कहा गया है कि जब वो लोन की रीपेमेंट होगी उसको जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए टैक्सेबल होगा। उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा पोस्ट टैक्स रिटर्न में इन्वेस्टर्स के ऊपर फर्क आएगा, बट ब्रॉडली जैसा मैंने कहा, टैक्सेशन कैपिटल गेन का अलग है, और कैपिटल गेन वहां पे बहुत ज्यादा होने की उम्मीद इसलिए नहीं होती है क्योंकि 90% आपको जो रीट की इनकम है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो जो 10% है उसी में से जो कैपिटल गेन बनता है, और जैसा मैंने कहा डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मिलता है उसकी टैक्सेशन बड़ी अलग है। ओके, तो सारे इम्प्लीकेशन आपने समझ लिए रीट्स के, कैसे निवेश करना है, किन्हें निवेश करना है, क्या टैक्स के फायदे नुकसान, इन सब पे हमने बातचीत की। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने दर्शकों से। हमारे साथ पहले दर्शक पंचम साहब मौजूद हैं जमशेदपुर से बातचीत करने के लिए। पंचम दा नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। पंचम जी सवाल पूछिए। जी सर, मुझे पूछना कि मेरा 12,000 का एसआईपी है। ओके जी, और मैं पिछले 10 मंथ से मैं कर रहा हूँ। मेरा गोल है 15 ईयर में 1 करोड़ का। जी ओके, क्या ये मेरा एसआईपी से अचीव हो पाएगा क्या? ओके, आपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका करीब 70,000 के आसपास का, राइट? हाँ हाँ जी। चलिए, हेमंत सर सवाल तो रीजनेबल है। 1 करोड़ रुपए 15 साल के अंदर ये एसआईपी में अचीव करना चाह रहे हैं, और 12,000 की एसआईपी है तो इजीली अचीवेबल दिख रहा है। लेकिन जैसे कि आप हर बार कहते हैं कि वो इन्फ्लेटेड या फिर इन्फ्लेशन एडजस्टेड या इंडेक्स्ड अगर उसको देखेंगे तो शायद ही कम लगेगा उस समय के हिसाब से। तो क्या आप टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? आई थिंक बिल्कुल सही है। आई थिंक जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो आपको अकाउंट करना ही है उसके अंदर। बट अगर हम इनके नंबर्स की बात करें, पहली बात अच्छी बात यह है कि इनको बहुत क्लैरिटी है, कितना टाइम होराइजन है, क्या उनको टारगेट अचीव करना है। तो क्लैरिटी से जब आप शुरुआत करते हैं तो वो मुझे लगता है काफी मदद करता है। अब यहाँ पे इनके पास समय है 15 साल का, और उनको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है।
तो उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है, तो उनको 20,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 12,000 के, तो जाहिर सी बात है वो गैप है और उस गैप को उनको जितना जल्दी हो सके वो पूरा करें ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि इनके पास 9 फंड है। मुझे लगता है कि 12,000 के लिए 9 फंड काफी ज्यादा है। उनको पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है कि आपके पास फंड अच्छे हैं लेकिन कंसोलिडेशन करने के टाइम तो कुछ अच्छे फंड में भी आपको SIP बंद करनी पड़ती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है डिफरेंट सेगमेंट का वो बराबर हो। तो यहाँ पे 3 फंड है मुझे लगता है जहाँ पे इनको सोचना चाहिए कि SIP उसमें बंद करें। HDFC फ्लेक्सी कैप है, पारंपरिका फ्लेक्सी कैप और मिराई एसेट का जो फोकस फंड है, ये 3। और वो जो पैसा है वो 2 फंड एग्जिस्टिंग फंड है इनके पास, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें से एक है कोटक इमर्जिंग जो एक मिड कैप फंड है, और एक कॉन का जो मल्टी कैप फंड है, क्योंकि मल्टी कैप एज ए कैटेगरी अच्छा एडिशन है पोर्टफोलियो में, उसमें वो इन्वेस्ट कीजिए। तो 2-3 बदलाव कीजिए और इन्वेस्टमेंट आपको 8,000 रुपीज का एडिशनल करना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अतिरिक्त 8,000 का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कुछ फंड्स में बदलाव जो कि आपको हेमंत सर ने बताए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। त्रिपाठी जी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। त्रिपाठी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सर मैं 20 साल का मेरा होरिजन है इन्वेस्टमेंट का, और मेरा 1 करोड़ का लक्ष्य है, 1 करोड़ में अचीव करना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं पिछले 2-2.5 साल से मेरा करीब 8,000 का SIP चल रहा है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में चल रहा है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस स्मॉल कैप में। ओके, तो और सर आपका मैं इसमें एक्जिस्टिंग कॉर्पस 1.5 लाख का है, राइट? हाँ, 1.5 लाख का है सर। ओके, तो आप ELSS कैटेगरी में निवेश करना चाह रहे हैं, ये आपने शायद सवाल पूछा था। सर मैं मिड कैप और एक स्मॉल कैप ऐड करना चाह रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से कोई एक से मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से शायद एक्सिस लार्ज कैप से मैं भी एग्जिट करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए सर क्या रिकमेंड करेंगे? चलिए, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप शायद 20 से 25 साल के आसपास की आपकी उम्र रखते हैं, राइट? सर 30 साल की उम्र है। चलिए, तो हेमंत सर मैंने उम्र इसलिए पूछी क्योंकि जितने न्यू एज इन्वेस्टर होते हैं उनकी एपेटाइट ज़्यादा होती है मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने को लेकर, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनसे पूछ लेता हूँ। आप ज़्यादा बेहतर चुनाव कर पाएंगे, क्या करना चाहिए इनको अपने फंड में बदलाव करने के लिए? जी, आई थिंक यहाँ पे भी जैसे हम देख सकते हैं काफी क्लैरिटी है इनको पता है कि 20 साल का समय है, 1 करोड़ का इनको कॉर्पस चाहिए। फिर से अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न अगर हम मान के चलें तो उनको करीब 10,000 रुपए की इन्वेस्ट करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 की है, तो 2,000 का जो गैप है, और इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो एक मिड कैप फंड को ऐड करना चाहते हैं। मुझे खुशी है ये जान के कि उन्होंने देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में कितना गैप है, और तो वहां पे ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड है उसको आप देख सकते हैं। एक बदलाव मैं करना चाहूंगा, और एक उन्होंने खुद से कहा है कि शायद वो करना चाहेंगे। तो पहली बात तो जो स्मॉल कैप फंड है आपका, उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 20 साल का समय आपके पास। एक्सेस की जगह अगर आप निपॉन का स्मॉल कैप लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कि शायद आप लार्ज कैप में भी बदलाव करना चाहते हैं। उस पोर्टफोलियो जो अगर देखें तो क्वालिटी अच्छी है, यहाँ उसकी परफॉर्मेंस शायद पीयर ग्रुप से थोड़ी कम है। मुझे लगता है उसको थोड़ा समय दीजिए, पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर 6 महीने और देखिए उसके बाद भी अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तब आप डेफिनेटली बदलाव का सोचिए। बट एक बदलाव जैसा मैंने आपको कहा स्मॉल कैप में कीजिए, और जो एडिशन आपको करना है वो आप कोटक इमर्जिंग में कीजिए। ELSS के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जाएगा। तो पहले आपको ये चुनाव करना होगा कि आपको ओल्ड रिजीम में रहना है कि न्यू रिजीम में रहना है, क्योंकि न्यू रिजीम में जैसा आप जानते हैं कि आपको कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो फैसला कर लीजिए, अगर आप फैसला कर सके अभी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप डिसाइड कीजिए। नहीं तो फिर इस साल का जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो आप कर दीजिए, फिर अगले साल का आप नेक्स्ट ईयर में कॉल ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पेशली जो चेंजेस अभी अनाउंस हुए हैं उसमें न्यू रिजीम के ऊपर, तो उसको ध्यान रख के अपना फैसला कीजिए कि आपको ELSS में SIP अभी लंबा शुरू करना है, या 2 महीने में या 3 महीने में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस साल का पूरा कीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर का शुरुआत में सोचिए कि आपको ELSS करना है कि नहीं। तो आपके सामने विकल्प, कई सारे चुनाव, कई सारे बदलाव की बातचीत हेमंत सर ने की है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और लाइकवाइज अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं हेमंत सर से कुछ और फंड्स को लेकर भी, और साथ साथ उनके टॉप फंड्स क्या हैं उन पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार।
आप देख रहे हैं योर मनी और हमारे साथ हेमंत सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी रीट्स को लेकर और साथ ही साथ दर्शकों सवालों को लेकर भी। एक सवाल जो हमारे पास जयपुर से आया है, हिमांशु जी का सवाल है और हिमांशु जी ने ईमेल के जरिए सवाल हमें भेजा है। उनकी उम्र 35 साल है और करीब 26,700 रुपये की एक SIP पोर्टफोलियो उनका SIP चल रहा है। इसका पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 10 लाख रुपया है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपनी SIP को ये हर साल करीब 10% के आसपास बढ़ाते हैं। तो हेमंत सर, ये एक इंटरेस्टिंग है और इन्होंने जो अपने लिए एक लक्ष्य साधा हुआ है वो इन्होंने कुछ नहीं मेंशन किया अपनी मेल के अंदर, लेकिन ये पोर्टफोलियो का रिव्यू करना ज़रूर चाह रहे हैं। तो क्या गोल इजीली अचीवेबल होगा इनके लिए? क्या चेंजेस की ज़रूरत है? आई थिंक ब्रॉडली जो जैसे उन्होंने कहा है कि 15 साल के बाद इनको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, फिर बच्चे के एजुकेशन और उनकी रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो बेसिकली अगर आप देखें तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, 12% का रिटर्न हम मान के चल रहे हैं, और फिर 10,000 करनी पड़ेगी चाइल्ड एजुकेशन के लिए, और 12,000 जो अपनी इनकी रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है उसके लिए। वहां पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, वो वहां पे उसको अलाइन करें। तो कुल मिला के करीब इनको 42,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी अभी जो इन्वेस्टमेंट है 27,600 की है। अच्छी चीज ये है कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि वो 10% से कम अपनी SIP को बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा और बढ़ा सके तो अपने लक्ष्य तक करीब वहां पे पहुंच पाएंगे। दो बदलाव पोर्टफोलियो में कहना चाहूंगा उनको। एक तो उनके पास जो HSBC का जो मिड कैप फंड है उसकी जगह में अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले, वो एक मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन होगी। और लार्ज कैप में मेरा ही लार्ज कैप की जगह अगर निपॉन का लार्ज कैप फंड लेंगे तो बेहतर रहेगा। और जहां तक ELSS का सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो अभी देख लें पहले कि वो उनको नए रिजीम में रहना है कि नए ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, फिर अपना SIP की शुरुआत कीजिए ELSS के। तो थोड़ी सी इंक्रीमेंटली आप अपनी SIP और बढ़ा लीजिए और थोड़े से फंड में बदलाव, ये दो सलाह जो आपको हेमंत सर ने दी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हेमंत सर, आप कोई टॉप 4 फंड्स जो रिकमेंड करना चाहें? जी, करंटली अगर हम बात करें, अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टू डिफरेंट एसेट क्लासेस और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो उसमें एक मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और एक मिड कैप की मैंने ऑलरेडी शो में बात की, वो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और लार्ज एंड मिड कैप के 2 फंड, एक है ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 4 फंड रिकमेंड करना चाहूँगा। तो अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई फंड आप पूछना चाहते हैं, तो आपके सामने 4 विकल्प रखे हैं जो कि हेमंत सर की हिसाब से, हेमंत सर की तरफ से आए हैं आपके लिए। निपॉन मल्टी कैप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, इनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, हर बार की तरह हमें गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो योर मनी में फिलहाल अब इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।